आज के व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा जी कि पाकिस्तान को फेलियर जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मिला है इन द टेस्ट मैच, ये एग्जैक्टली क्यों मिला है। और इसमें मैं प्लेयर्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं जी कि आखिर मैच में हुआ क्या। मोस्ट अवेटेड टेस्ट ये इस वजह से था क्योंकि आपके नए कैप्टन थे, नई टीम मैनेजमेंट थी, नया कोचिंग स्टाफ था और लाइनअप में भी कुछ तब्दीलियां थी। लेकिन हुआ वही जो लग रहा था सबको। पर्थ की खतरनाक किस्म की जो पिच थी वो डेफिनेटली एडवांटेज दे गई ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को, ना ही खाली पेस बल्कि स्पिन अटैक को भी। जो उनके नेथन लायन है उन्होंने तो 500 विकेटें ही ले ली। तो बात कर लेते हैं जी मैच की। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आमिर जमाल को और खुरम शहजाद को। ये दो डेब्यूटेंट्स जो हैं और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली दफा इंटरनेशनल ड्यूटी पर खेला। आमिर जमाल की अगर बात कर लें तो उनकी ओवरऑल जो मैच में विकेट्स थी वो 7 थी। अगर हम बात करें खुरम शहजाद की तो खुरम शहजाद ने भी ओवरऑल 5 विकेट्स ली। तो ये तो जी हमारे डेब्यूटेंट्स थे जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। जहां तक पाकिस्तान की बैटिंग की बात है तो पाकिस्तान जो है वो ऑन देयर प्लान नज़र आई अनटिल द पॉइंट जब शान मसूद जो हमारे कैप्टन है वो आउट हुए। जब शान मसूद का डिसमिसल हुआ तो उसके बाद टीम संभल ही ना पाई। बाबर आजम वैसे ही जब वो बेचारे आउट होते हैं तो ऐसे लगता है पाकिस्तान हार गया, अब तो ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। और ये बहुत बड़ा मसला है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि हमने बहुत ज़्यादा रिलाय किया हुआ है बाबर आजम पे। ऑल्दो अब वो कैप्टन नहीं रहे किसी भी फॉर्मेट के, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम जब आउट होते हैं तो लगता है कि भाईजान कहानी ख़त्म हो गई है। बात कर लेते हैं जी अब थोड़ी सी शाहीन शाह अफरीदी पे। तो शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको 14 रन पड़े अपने पहले ओवर में, जो कि एक बहुत ही मायूब सी बात थी। हम शाहीन से ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी एक टेस्ट मैच में। और उसके बाद भी हमने देखा कि थ्रू आउट बोथ द इनिंग्स शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो अपनी लेंथ को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहे थे। उनको नहीं समझ आ रही थी कि एग्जैक्टली लेंथ क्या हिट करनी है। और उसकी वजह यही है कि उनको इतनी क्रिकेट खिलाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। ऑब्वियसली फिर एक टाइम आता है जब आप परफॉर्म नहीं करते तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और वही हम शाहीन शाह अफरीदी में देख रहे हैं। और मेरा तो ख्याल यही है कि उनको थोड़ी ब्रेक देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी कि असल वजह क्या है, पाकिस्तान इस तरह से क्यों स्ट्रगल करता है टॉप टीयर्स की टीम्स में इन टेस्ट मैचेस। तो भाई असल वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो तैयारी करता ही नहीं टेस्ट की। पाकिस्तान एक तो पूरे एक साल में 1 या 2 या 3 टेस्ट खेलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टेस्ट खेल लेता है। वैसे दूसरी टॉप टीयर की टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलती हैं। तो पाकिस्तान का जो FTP बनता है हर साल वही बहुत बड़ा मसला है। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको T20 की आदत है, T20 के अकॉर्डिंगली वो पूरा अपना साल गुजार रहे होते हैं। पिछले साल में तो हमने देखा हमारे प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा लीग्स भी खेली थी, फोकस था ही सिर्फ T20 पे। और T20 में देखें जी आपका 4 घंटे की टोटल गेम है, उसमें एक बॉलर ने 4 ओवर करने। उन 4 ओवर्स में भी उसने पहले स्पेल में 2 ओवर्स करने हैं और दूसरे स्पेल में फिर से 2 ओवर्स करने। तो ये जब रूटीन होगी उसको जब आप डायरेक्टली टेस्ट मैच के सिनेरियो में कंपेयर करेंगे तो टेस्ट मैच में तो आपको एक दिन में 22 ओवर फेंकने, 25 ओवर भी फेंकने, 30 ओवर भी फेंकने, ठीक है। तो ऑन एवरेज 15 ओवर तो फेंकने ही फेंकने। तो इतने ज़्यादा ओवर्स अगर आपने एक दिन में फेंकने हैं तो ऑब्वियसली जब आपके प्लेयर उस तरह से बने ही नहीं हुए, फिजिकली वो उस लेवल के ही नहीं है, तो फिर परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी। और अब वो लेवल तभी आएगा ना जब आपके टेस्ट मैचेस ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से उनकी तैयारी ज़्यादा होगी। जब उनकी तैयारी ज़्यादा होगी तो कैंप ज़्यादा लगेंगे, जब कैंप ज़्यादा होंगे तो सेशन ज़्यादा लगेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। और ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को उन्होंने प्लान ही इस तरह किया हुआ है कि वहाँ से लिटरली वो जो लड़के निकलते हैं, जो आगे तक आते हैं, वो इतने सॉलिड होते हैं फिजिकली कि वो ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट खेल लेते हैं। और टेस्ट जो है वो उनकी ड्रीम होती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में तो हमने हारिस रऊफ को देखा था कि उन्होंने भी बैकआउट वो कर गए और ठीक था, उनका जस्टिफाइड था। ही वॉज नॉट रेडी, ही वॉज नॉट मेंटली देयर, ही वॉज नॉट फिजिकली देयर, तो उन्होंने गिवन नहीं किया। तो इसलिए हम जो है शान मसूद की कैप्टनसी को ब्लेम कर देंगे, बाबर आजम की कैप्टनसी को ब्लेम कर देंगे, हम इमामुल हक के स्लो होने को ब्लेम कर देंगे कि जी इसका स्ट्राइक रेट कम है। तो पॉइंट ये है कि इन सब को ब्लेम करने से पहले आपको ब्लेम करना पड़ेगा अपने स्केड्यूल्स को। पाकिस्तान ने 2024 में सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। कंपेयर करें अगर हम इसको इंडिया से तो इंडिया खेलने जा रहा है 15 टेस्ट मैचेस, इंग्लैंड खेलेगा 17 टेस्ट मैचेस। उसमें श्रीलंका वाली सीरीज जो है वो शायद ना हो, अगर नहीं भी होती तो 14-15 मैचेस तो इंग्लैंड खेल ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहा है 9 टेस्ट मैचेस, साउथ अफ्रीका 8 और न्यूजीलैंड 13, और पाकिस्तान सिर्फ 5 मैचेस खेलेगा। तो भाई कैसे इंप्रूवमेंट आएगी। हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हर चीज़ बहुत कमर्शियल है और पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस जो हैं वो कमर्शियल हैं ही नहीं। पाकिस्तान में तो मैचेस होते हैं तो पूरे ग्राउंड में मेरा ख्याल है
जो ग्राउंड स्टाफ होता है वही देख रहा होता है, या हद 100-200 बंदा आया होता है जो मैच देखने आया होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वहाँ पे अभी भी 16-17-18 हज़ार लोग थे हर दिन, और कदाफ़ी स्टेडियम में अगर 17,000 लोग आ जाएं तो आपका जो ग्राउंड है वो तकरीबन 80% फिल हो जाता है। तो ये हालात थे कि टेस्ट मैचेस वहाँ पे इतने देखे जा रहे हैं, और ये इस तरह का टेस्ट मैच जो कि इतना वन साइडेड हो गया था, उसके बावजूद हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं वो भरपूर तरीके से टेस्ट को एंजॉय करने आ रहे थे। और टेस्ट किस तरह एक्साइटिंग हो सकता है, इस तरह एक्साइटिंग हो सकता है कि हमें अपनी पिचेस भी जो हैं वो थोड़ी सी इस तरह की बनानी चाहिए जो बॉलर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी पिचेस इतनी बोरिंग हैं फॉर द बॉलर्स, तो वो एक्साइटमेंट ही नहीं रहती टेस्ट मैचेस में, जिसकी वजह से ओवरऑल आप वो एक्साइटिंग क्रिकेट देख ही नहीं पाते जो हम देखते हैं एशेज़ में, या जो हम देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में जितनी भी सीरीज़ होती हैं। इसलिए प्लेयर्स को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बाबर को ही देख लें, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और आप देखेंगे अपनी जो उसने लास्ट इनिंग्स जैसे वो खेल रहा था, उससे खेला ही नहीं जा रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी करना है क्या, यहाँ पे फ्रंट फुट पे आना है, बैक फुट पे आना है, बॉल लेफ्ट करनी है या बॉल को क्या करना है। तो जब बाबर के कैलिबर का बैट्समैन जो है वो अगर पजल हो रहा है, तो फिर जो आपके लेस एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़ा अजाब था जो उन्होंने अपने सर से उतार दिया। तो इसलिए मेरा ख्याल है प्लेयर्स जो हैं दे आर डूइंग देयर बेस्ट, जो उनको कंडीशन दी जाती हैं, जो उनको प्लान दिया जाता है, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है परफॉर्म करते हैं। ऐसे तो होगा नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो मैनेजमेंट के पास जाके कहेंगे जी कि इस साल मैंने सिर्फ टेस्ट खेलना है और मुझे 10 टेस्ट जो है पाकिस्तान की तरफ से खिला दें। ये फैसले उनके नहीं हैं। उनको जो रूटीन दी जाएगी, उनको जो उनके प्लान में दिया जाएगा, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रेन करना है। अगर आपने कमर्शियली वाइबल रहना है, अपनी ये जो स्टार्स की टीम है इसको T20 में खिला के आपको अगर कमर्शियली सिचुएशन में गेम अप रखनी है, तो फिर टेस्ट के लिए आप बेशक एक अलग टीम तैयार करें और उस टीम को आप फिर टेस्ट खिलाएं। फिर इन बॉयज़ को आप छेड़े ही ना, इन बॉयज़ को फिर रहने दें अपनी रूटीन्स में जिसमें T20 ये खेलें। तो मेरा ख्याल है यही रियलिटी है और इसको हमें एक्सेप्ट और एडमिट कर लेना चाहिए, और फिर एक प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। वी एज फैंस हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, लड़कों की तैयारी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। आप मुझे बता दें कि कोई आज तक मैराथन विनर ऐसा निकला है जिसने 1 साल पहले स्प्रिंट रेस जो है 100 मीटर रेस जो है वो जीती हो? कोई एक एग्जाम्पल मुझे बता दें। 100 मीटर रेस वाला जो रनर है वो compete कर ही नहीं सकता मैराथन में। मैराथन में आपने 3.5 घंटे भागना है, 100 मीटर रेस में आपने कोई मेरा ख्याल 7 सेकंड भागना। तो फ़र्क है ना 7 सेकंड या 9 सेकंड या जो भी टाइम होगा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि यू कांट कंपेयर। इसलिए आपकी अगर T20 की टीम देखी जाए दिस इज़ वेरी सॉलिड, और वनडे में भी हमें यही मसले आए, वनडे हम खेलते ही नहीं है, तो वर्ल्ड कप में हमने स्ट्रगल किया, सीधी सी बात है। आपने वो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से पहले एक एशिया कप रख दिया अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा, जिसमें आधा कहीं हो रहा है, आधा कहीं हो रहा है, दिन को कहीं हो रहा है, रात को कहीं हो रहा है। उससे पहले आपने मीडियोकर टीम्स के साथ जो है वो आपने ODI सीरीज़ खिला दी, उसमें हम लोग वो सीरीज़ जीत के तो हमें लगा कि हम पता नहीं कितने स्ट्रॉन्ग हो गए। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ODIs एंड दैट्स वाई वी फेल्ड सो बैडली। और हम बात कर लेते हैं इस मैच के ऊपर कि आखिर क्या मसले मसाइल थे ऑन द डे, क्या प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो लाइनअप में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और लाइनअप में प्रॉब्लम ये था कि हम एक फुल टाइम स्पिनर के साथ नहीं गए। हमने सलमान अली आगा जो हैं वो अपने 5th ऑप्शन रखे हुए थे एज अ बॉलर, जो कि मेरा ख्याल है दैट वाज टू मच ऑन हिम एज अ स्पिनर। वो ऑब्वियसली ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर। और ठीक है, समझ आती भी है कि अबरार अहमद जो हैं वो हमारे प्लान्स में थे, लेकिन वो राइट बिफोर द गेम इंजर हो गए थे। लेकिन आपके पास फिर बैकअप ऑप्शंस भी थी, क्योंकि आपने तो बैकअप भी कॉल अप किया था, और आपके पास नुमान अली की सूरत में भी एक स्पिन बॉलर था जो कि पहले खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया को और अच्छा समझता है ऑस्ट्रेलिया को, पर हमने देखा कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। उसके अलावा सरफराज अहमद जो हैं उनको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाया गया, जबकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जो हैं हमने देखा कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं इन कंडीशंस में। तो क्यों हमने मोहम्मद रिजवान को नहीं खिलाया और सरफराज अहमद को क्यों खिलाया? उसके रीजंस हैं ऑब्वियसली, क्योंकि डोमेस्टिक में सरफराज जो है वो बहुत अच्छा खेले और पास में पाकिस्तान टेस्ट टीम का वो हिस्सा रहे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। यही कहना था मोहम्मद हफीज़ का भी पोस्ट मैच में, जिसकी वजह से उनको खिलाया गया। लेकिन अब देखें, इट्स हाई टाइम, नेक्स्ट गेम है तो हमें मेजर चेंजेस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम कोई क्लोजली तो हारे नहीं है। 360 रन से हारे हैं। पाकिस्तान ने 360 रन किए भी नहीं है, उतने रन से हारे हैं जितने पाकिस्तान ने एक भी इनिंग्स में नहीं किए। हमने वसीम जूनियर को
टेस्ट ही नहीं किया। जबकि हमने देखा था कि वर्ल्ड कप में आखिरी मैचेस जो उसको मिलना शुरू हुए थे तो वसीम जूनियर जो थे वो रिवर्स स्विंग भी कर रहे थे, उनकी लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी, और अगर उसी पेस और लेंथ वाला बॉलर पर्थ की पिच पे लगा देते तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आने थे। वसीम जूनियर जैसे भी बॉलर हैं, एक चीज़ जो उनमें बहुत ज़बरदस्त है कि वो शॉर्ट लेंथ और गुड लेंथ के ऊपर बॉल बड़े आराम से फेंक लेते हैं, जिस पे हमने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है इस कैलिबर का एक बॉलर, वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है। तो क्यों हमने वसीम जूनियर को यूटिलाइज नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि जो आपकी प्लेइंग 11 थी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी टू फेस दिस ऑस्ट्रेलियन साइड। फील्डिंग तो आपको वैसे ही पता है, हमारा पाकिस्तान का एक ये दुखती रग है कि फील्डिंग में हम बहुत बड़े सरप्राइजेस अक्सर दे जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि फील्डिंग सेटअप्स बेहतर थे। आमिर जमाल ने जिस तरह से ट्रैप किया था डेविड वार्नर को, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर था कि किस तरह ऑन साइड पे सारी फील्ड ली हुई थी और नॉन स्टॉप आमिर जमाल जो हैं वो डेविड वार्नर की फेवरेट पोजीशन पे उनको बॉल बार बार दे रहे थे, पुल साइड पे उनको दे रहे थे ताकि वो ट्राई करें और वो किसी ना किसी ना उनका जो है एज उज निकले और फील्डर के हाथ में आए। और यही हुआ, एक तो उन्होंने छक्का खाया लेकिन उसके बाद वो वहीं बॉल करते रहे और फिर वही हुआ, फील्डिंग वहाँ की सेट थी और सीधा हाथ में कैच आया तो डेविड वार्नर इस तरह से आउट हो गए। और जहाँ तक बात कर लें कि पाकिस्तान 89 पर ही क्यों आउट हो गया, और वो तब से ही नज़र आने लग गया था जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आया हुआ था। और हमारे बॉलर्स जो हैं, अगर आप उनको देखें सेकेंड इनिंग्स में जो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया भी परेशान था हमारे बॉलर्स से, क्योंकि बाउंस जो था वो अनइवन हो गया था। तो इस तरह की अग्रेसिव और हाई बाउंस वाली पिच के ऊपर जब बाउंस अनइवन हो जाए और वो नॉर्मल बाउंस से भी ज़्यादा ऊपर बाउंस कर रहा हो तो वो एक ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है फॉर बैट्समैन। कॉन्फिडेंस वहीं लूज़ होना शुरू हो जाता है और डे 4 डे 5 में कंडीशन इस तरह की अक्सर हो जाती हैं, स्पेशली पर्थ में। और सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट जो है कुछ चेंजेस हमें डेफिनेटली देखने में नज़र आएंगे। हो सकता है फुल टाइम स्पिनर जो हैं वो हम देखें। उसके अलावा मुझे तो लगता है कि वसीम जूनियर जो हैं वो भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हो सकता है फ़हीम अशरफ जो हैं वो ड्रॉप होते नज़र आएँ। शाहीन शाह अफरीदी को हमारी टीम बिल्कुल खिलाएगी, वो तो इनफैक्ट वाइस कैप्टन भी अनाउंस हो चुके थे पहले टेस्ट में। लेकिन अगेन मेरी सजेशन होगी कि हसन अली जो हैं उनको लेके आया जाए। पोस्ट मैच में मोहम्मद हफीज़ जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं, पाकिस्तान के हेड कोच भी हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर दोनों टीम्स के टैलेंट का मुकाबला किया जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी कमी ऐसी नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया को ना हरा पाए। ऑस्ट्रेलिया में तो वो अभी भी डिटर्मिन्ड है कि पाकिस्तान जीतेगा। उसके साथ साथ उन्होंने हारने का रीज़न ये दिया, उन्होंने कहा जी कि प्लान तो था और उस प्लान पे टीम चल भी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम जो है वो प्लान से हट गई और एग्जीक्यूट नहीं कर पाई वो प्लान जो कि टीम को दिया गया था। तो लेट्स सी जी क्या होता है अगले मैच में, जो कि मेलबर्न में होगा। हिस्टोरिक स्टेडियम है जी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का, और वहाँ की पिच इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी पर्थ की थी। पर्थ की पिच तो थर्ड डे और फोर्थ डे में अनप्लेबल हो गई थी ना। मेलबर्न में आपको बैलेंस्ड कंडीशंस मिलेंगी और दोनों को फेवर कर रही होंगी। जो अच्छी बॉल करेगा उसकी बॉल अच्छी निकलेगी, जो अच्छी बैटिंग करेगा उसकी वो पटाखेदार किस्म की शॉट्स हमें देखने में नज़र आएंगी। और बाबर आजम एंड शान मसूद दोनों की बैटिंग जो है वो ट्रीट टू वॉच बिल्कुल हो सकती है। देखते हैं जी नेक्स्ट मैच में क्या बनता है। मिलेंगे बहुत जल्द एक और क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।